हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूछा गया है 7 weeks after the conception the growing structure inside a uterus is now called। यहाँ पर पूछा गया है कि कंसेप्शन के बाद यूट्रस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा होता है, यदि वो 7 वीक कंप्लीट कर ले तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज जाइगोट, ऑप्शन नंबर बी इज एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सी इज फीटस एंड ऑप्शन नंबर डी इज नियोनेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कंसेप्शन टू 8th वीक ऑफ गेस्टेशन। यदि कंसेप्शन से लेके 8th वीक ऑफ गेस्टेशन का जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। यदि 8th वीक से लेके डिलीवरी तक का जो भी प्रोडक्ट रहेगा कंसेप्शन का उसे हम फीटस कहेंगे। और यदि बर्थ से लेके 4th वीक कंप्लीट हो चुके हैं, 28 डेज़ का जो बेबी है तो उसे हम नियोनेट कहते हैं। और 4 वीक से लेके 1 ईयर तक का जो बेबी रहता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी इज गोनाडोट्रोपिन एंड ईस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इज गोनाडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी गोनाडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये सभी हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। यहाँ पर जो गोनाडोट्रोपिन है ये GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। और ये सारे ही हार्मोन्स मिलके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिसेस अमृता हैड एन अबॉर्शन ड्यूरिंग 6th वीक ऑफ गेस्टेशन। द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है पेशेंट है मिसेस अमृता, आफ्टर 6 वीक कंप्लीट होने के बाद यदि एबॉर्शन होता है तो उस स्टेज में जो डेवलपमेंटल स्टेज है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फीटस, ऑप्शन नंबर बी इज जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी इज एम्ब्रियो एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लास्टोसिस्ट। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रियो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा था कि यदि 8th वीक ऑफ गेस्टेशन कंप्लीट हो गया है तो उसे एम्ब्रियो कहा जाता है और 8th वीक से लेकर डिलीवरी तक फीटस कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है 6 वीक ऑफ गेस्टेशन कंप्लीट हुआ था दैन फिर एबॉर्शन हो गया है। तो यहाँ पर 6 वीक ऑफ गेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है तो इस कंडीशन में जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रहेगा उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को हम एम्ब्रियो कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एवरेज लेंथ ऑफ अम्ब्लाइकल कॉर्ड इज। अम्ब्लाइकल कॉर्ड की एवरेज लेंथ कितनी रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 55 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एवरेज लेंथ ऑफ अम्ब्लाइकल कॉर्ड इज 50 to 60 सेंटीमीटर इन द नॉर्मल फुल टर्म न्यूबॉर्न। नॉर्मल फुल टर्म न्यूबॉर्न की जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड रहती है वो रेंज जो है वो 50 से 60 सेंटीमीटर रहेगी। यदि ऑप्शन में जो भी रिलेट कर रहा है आप उसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पर 50 और 60 के बीच में 55 सेंटीमीटर है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 55 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इम्प्लांटेशन ऑकर्स ऑन। इम्प्लांटेशन कब ऑकर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज 3rd डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 3 डेज बाद,
ऑप्शन नंबर बी इज़ 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 5th डे के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज़ 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 6th डेज पर। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन के 12 दिन बाद। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एनीवेयर बिटवीन 6 एंड 12 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 6 से लेके 12 डेज के बीच में जो है फर्टिलाइजेशन अकर होता है। तो यहाँ पर भी आपको जो रिलेट कर रहा है उसी को राइट आंसर करना है, क्योंकि 6 to 12 डेज बोला है और यहाँ पर दिया गया है आफ्टर 12 डेज, तो इसलिए ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन में देख सकते हैं पूछा गया है ह्यूमन प्लेसेंटा फुली डेवलप एट विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा कितने मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पर डेवलप हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 2 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी इज 1 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज 4 मंथ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ। जो पर आप देख सकते हैं द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा जो है फर्स्ट 3 मंथ में, या हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फुली डेवलप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following term refers to infrequent and irregular ovulation। यहाँ पर पूछा गया infrequent और irregular ovulation यदि हो तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑलिगो ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपर ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज पॉली ओव्यूलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑलिगो ओव्यूलेशन। यदि रेगुलर और इनफ्रीक्वेंट ओव्यूलेशन होता है तो उस कंडीशन को ऑलिगो ओव्यूलेशन कहा जाता है। हाइपर ओव्यूलेशन कब कहेंगे, यदि ओवरी जो है एक साथ मोर देन 1 एग अगर रिलीज करती है तो उस कंडीशन को हाइपर ओव्यूलेशन कहा जाता है और ये एक रेयर कंडीशन होती है। उसी प्रकार से पॉली ओव्यूलेशन भी जो है इसमें भी यही होता है, द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल ओवा इन ईच ओव्यूलेशन। एक ओव्यूलेशन के टाइम पर मल्टीपल ओवा का प्रोडक्शन होता है या अनकाउंटेबल ओवा का प्रोडक्शन यदि हो रहा है तो उस कंडीशन को पॉली ओव्यूलेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है ईस्टियल ट्यूबेरोसिटी हेल्प्स फॉर। ईस्टियल ट्यूबेरोसिटी किस चीज़ के लिए हेल्प करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बियरिंग ऑफ बॉडी वेट व्हाइल सिटिंग। हमारे बॉडी वेट को बियर करने में जब हम सिटिंग करते हैं, बैठते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर कराने में हेल्प करती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉर्मल वॉकिंग, नॉर्मल हमें चलने में हेल्प करती है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉर्मल स्टैंडिंग, या फिर हमें नॉर्मली खड़े होने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, बियरिंग ऑफ बॉडी वेट व्हाइल सिटिंग। जब हम बैठते हैं तो हमारे वेट को बियर करने का काम करती है ईस्टियल ट्यूबेरोसिटी। यहाँ पर आप जो इसका इमेज है वो देख सकते हैं। Ischial tuberosity is the lower part of the pelvis that is sometimes referred to as your sit bone. It helps to absorb weight when you sit. Ischial tuberosity जो है हमारे pelvis bone का lower part होता है जिसे हम sit bone भी कहते हैं और यह हमारे weight को absorb करने में help करती है जब हम sit करते हैं, बैठते हैं sitting की position में। और यहाँ पर आप जो है डायग्राम देख सकते हैं, जो भी ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है ये पूरी ईस्टियम बोन है और ईस्टियम बोन में जो यहाँ पर लास्ट वाला पोर्शन रहता है इसे ईस्टियल ट्यूबेरोसिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ईस्टियल ट्यूबेरोसिटी है इसे सिट बोन्स भी कहा जाता है और ये हमारे वेट को एब्जॉर्ब करने में, जब बैठते हैं तब हमारे वेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन द प्लेसेंटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जब प्लेसेंटा में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिफ्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ फैसिलेटेड डिफ्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूशन।
डिफ्यूशन में जो भी गैसेस वगैरह रहती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम रहता है, जैसे O2, CO2, ये सभी एक्सचेंज करने में हेल्प करता है डिफ्यूशन की प्रोसेस। यहाँ पर पिनोसाइटोसिस क्या है? पिनोसाइटोसिस, यदि सेल्स में कोई लिक्विड चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन हम कब कहेंगे? यदि कोई भी सेल के अंदर जो भी चीज़ें जा रही हैं वो किसी इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू जा रही हैं। यदि इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू कोई भी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं या पेरिफेरल प्रोटीन के थ्रू, तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन कहते हैं। बिना इंटीग्रल प्रोटीन के जो भी यहाँ पर सब्सटेंस है वो एक्सचेंज हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम डिफ्यूशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज। 2 months ऑफ प्रेगनेंसी यदि कंप्लीट हो चुका है तो चीफ सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड ऑप्शन नंबर सी इज कॉर्पस ल्यूटियम, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पस ल्यूटियम। पहले क्वेश्चन में देखा कि 3 month कंप्लीट होने के बाद जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होता है, तो प्लेसेंटा जो है फुली डेवलप नहीं हो जाता है 3 month कंप्लीट होने के पहले। तो यहाँ पर जो चीफ सोर्स रहता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का वो रहता है कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही जो प्लेसेंटा है वो फुली डेवलप हो जाता है तो उसके बाद जो सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है वो प्लेसेंटा कहलाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो भी आपको कंडीशन दी जाएगी, यदि आपको 2 month दिया गया है, 1 month, 2 month दिया गया है और फिर आपको यहाँ पर सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन पूछा गया है, तो आप इसका राइट आंसर कॉर्पस ल्यूटियम लिखेंगे। यहाँ पर 3 month पूछा हुआ होता तो फिर आप यहाँ पर इसका जो राइट आंसर उसे प्लेसेंटा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर डज oogenesis ऑकर इन ह्यूमन्स? में oogenesis कहाँ ऑकर होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी, ओवरी की इनर मोस्ट लेयर में। ऑप्शन नंबर बी इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी, ऑप्शन नंबर सी इज फैलोपियन ट्यूब, एंड ऑप्शन नंबर डी इज यूट्रस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी। प्रिंट है यहाँ पर प्रेगनेंसी की जगह ओवरी रहेगा, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी की वहाँ पर oogenesis की प्रोसेस होती है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ oogenesis इज। oogenesis का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है पहले ओगोनिया, दैन प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, दैन ओव्यूलेशन। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओगोनिया, दैन ओव्यूलेशन। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ओव्यूलेशन, दैन प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, दैन ओगोनिया। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ओगोनिया, दैन ओव्यूलेशन, प्राइमरी oocyte, दैन फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले पर आप पूरी oogenesis की प्रोसेस देख सकते हैं। सबसे पहले जो जर्म सेल्स हैं उनमें ओगोनियम का प्रोडक्शन होगा, ओगोनियम से प्राइमरी oocytes बनेंगे, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes बनेंगे, और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर फर्स्ट माइरोटिक डिवीजन होता है, देन सेकेंडरी oocyte से ओव्यूलेशन, मैच्योर ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है यहाँ पर सेकेंड माइरोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पर आप पूरी प्रोसेस जो है इसे देख सकते हैं। oogenesis की प्रोसेस जो है ये इस तरीके से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा है प्लेसेंटा सिक्रीट्स ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट। किसी एक को छोड़ के प्लेसेंटा ये सभी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ईस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज लुटेनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोजेस्टेरॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लुटेनाइजिंग हार्मोन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो GnRH है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये दो हार्मोन को रिलीज़ करता है, LH और FSH। तो यहाँ पर जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। जो है वो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल pH ऑफ वेजाइना इज। pH लेवल पूछा गया है, नॉर्मल pH लेवल बताना है वेजाइना को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 8.8 to 9.0, ऑप्शन नंबर बी इज 3.8 to 5.0, ऑप्शन नंबर सी इज 1.1 to 1.9, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।